हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। हम जानेंगे कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम चेक करेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे यार आखिर फ्रेम कैसे होता है और कैसे उसके बारे में हम आगे पॉइंट्स को जोड़ पाएँ। तो ये नया सीरीज़ है और आपको प्रेजेंटेड बाय टीम ओनली आईएएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आईआर इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आईआर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आईआर के तहत कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो और किसी भी मेंस के क्वेश्चन पेपर में इतनी इजीली आंसर नहीं कर सकते जितना यहाँ कर सकते। जैसे बैटल ऑफ राका एक इंसिडेंस है, बैटल ऑफ एलोपो की तस्वीर है, ये भी आपको पता है। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाल में इजराइल गए थे, उसकी तस्वीर है। ये G20 की तस्वीर है। अब ये चार अलग अलग इवेंट्स हैं। आप मुझे बताइए कि आप इन चारों को किस तरह जोड़ के देख सकते हैं। क्या कोई कॉमन फीचर इन सब के बीच में रन कर रहा है? चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंट देता हूँ। ISIS इन सब के लिए एक सरदर्द है, या फिर टेररिज्म या सिक्योरिटी की बात जब आती है तो टेररिज्म और सिक्योरिटी ISIS कैसे इनके संबंधों पर असर डाल रहा है, क्यों ये आज ओवरटली सामने आए हैं, इनकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा उभर के सामने ये पहले नहीं थी। क्या इसके पीछे इसका भी एक रोल है? ऑफकोर्स है। सिक्योरिटी को लेकर इंडिया और इसराइल के बीच में बड़ा गठबंधन हुआ है और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। तो देखिए यहाँ पे एक घटना इराक में घट रही है जिससे रिलेशनशिप में फ़र्क कहाँ आ रहा है इन दोनों के बीच में। और वहीं पे G20 जैसे जगहों पर भी जहां हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने जाके कहा था कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कितना जुड़ा हुआ है कि एक घटना कहीं भी घटित होती है तो वो पूरे एक सिनेरियो, पूरे एक व्यवस्था पर उसका असर होता है। तो आइए जानते हैं आईआर असल में है क्या। पहले आईआर के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। आपको G7 के बारे में पता होगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट इकोनॉमीज कही जाती हैं वो हैं। ऑलरेडी G7 काफ़ी समय से चल रहा है, तब भी ये हाल में G20 आया था। मतलब 20 काफ़ी टाइम हो गया इसको आया हुआ, अब 20 साल शायद हो चुके हैं। G20 एग्जिस्टेंस में आया और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? जब G7 ऑलरेडी रिचेस्ट इकोनॉमीज़ को होल्ड करता है तो फिर क्या वजह है कि G20 की इंटरनेशनल साख इतनी बढ़ गई है? तो देखिए, इसका जवाब है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। इंटरनेशनल ऑर्डर या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इतना चेंज हो चुका है कि अब सबने अपनी इंटरनेशनल मनोवर को रिकेबलेट कर लिया। मतलब कि जो भी वो उनकी इंटरनेशनल जो जिस तरह वो रिलेशंस में रखते हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी है, उसको उन्होंने बदलाव किया है सबने, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो हम जानेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है और ये कैसे चेंज होता है। तो पहली बात है, व्हाट आर इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉरी एस होगा यहाँ, एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए, जैसे नाम से क्लियर है, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब बहुराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मतलब एक राष्ट्र का या एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ना आईआर कहलाता है। इट इज़ अ क्लासिकल डेफिनेशन जो कि आज की स्टेट में गलत है। इट इज़ नॉट ओनली इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सिस्टम चेंज हो चुका है और हम नेशन से ऊपर बढ़ चुके हैं। अगर आप आईआर की बात करेंगे तो आज आपके साथ नेशंस के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या फिर NGOs इतने बड़े रोल प्ले करती हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब अक्सर हम कहते हैं टेररिस्ट वगैरह नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, पर इनको भी अब नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि इनका बेसिकली कोई पॉलिटिकल या स्टेट वाइड्स इनकी कोई एलिजेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और जाम्बिया के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस है और इंडिया WHO के बीच में भी कुछ संबंध है। क्या इंडिया के लिए WHO ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जाम्बिया? आप कंसिडर कीजिए तो आप कहेंगे कि जाम्बिया से ज़्यादा अच्छे संबंध इंडिया WHO के साथ रखना चाहेगा, क्योंकि वैक्सीन या जो इन्वेस्टमेंट या जो प्रोग्राम्स इंडिया के लिए ज़्यादा वाइटल हैं इंटरेस्ट को देखते हुए। वहीं जाम्बिया के लिए भी WHO ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया से ज़्यादा। हालांकि इंडिया की अपनी एक प्लेस है इन दोनों देशों के बीच में भी, इनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, पर इनके लिए प्रायोरिटी क्या है? जाम्बिया के लिए प्रायोरिटी है वैक्सीन्स या फंडिंग जो WHO देता है, इंडिया भी देता है, बट WHO इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो दिखाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी एक कंट्री के मुकाबले आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अपनी पॉलिसी को आप ऐसे चेंज करते हैं, आपके संबंध ऐसे होते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से बताते हैं कि कौन ज़्यादा वाइटल है। जैसे यहाँ पर जाम्बिया ज़्यादा वाइटल मुझे लग रहा है कि WHO, तो ऑफकोर्स MOUs आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा सही है। तो ये पॉइंट है कि आईआर अब सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं रहा, आगे बढ़ चुका है। अब एक फेमस कोट है, वन कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है ये, कि अपने दोस्त चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेवलप करना है या आपको आगे की ओर बढ़ना है तो आपको नेबर्स तो वही रहेंगे, सो यू हैव टू डील विद देम। आप उनसे डील कैसे करेंगे? तो कोई भी डेवलप कंट्री अगर होती है, सबसे पहले वो अपना फ्रंटियर सिक्योर करती है। फ्रंटियर सिक्योर करने का मतलब अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध होंगे, या फिर उस एरिया में उसकी ऐसी साख होगी कि उसको चैलेंज ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, USA कनाडा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, USA और मैक्सिको के भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, मतलब उतने अच्छे तो अब नहीं रहे ट्रम्प के आने के बाद, फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में, वॉर की कोई सिचुएशन नहीं है। तो वो जो उनका बैकयार्ड है अमेरिका का, पहले वहाँ उसको सोचना नहीं पड़ता कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर। इंडिया का बैकयार्ड देखिए, हर तरफ खतरा है।
यहाँ तक कि चाइना भी चाहता है कि इस रीजन में उसकी पावर ऐसी हो जाए कि उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी हो। इसलिए वो नेपाल, भूटान, हर जगह अपनी टांग अड़ा रहा है। तो ये दिखाता है इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह मूव या मैनूवर करते हैं। तो अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बिटवीन नेशंस, ट्रांसलेशनल कॉपरेशंस, वर्ल्ड बॉडीज़ कैन बी प्लेस्ड विद इन द पैराडाइम्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे के अंदर आते हैं टीएनसी हो गए या फिर आपकी जो वर्ल्ड बॉडीज़ हो गई, एनजीओज हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ आईआर, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कंट्री को सर्वाइव करने के लिए अपने पावर रिलेशंस को इस तरह और अपने मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है इंटरेस्ट को। पावर रिलेशंस को इस तरह आप यूज़ करिए कि आपकी इंटरेस्ट या आपकी ज़रूरतें जो है वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, मतलब प्रायोरिटाइज़ करें अपने इंटरेस्ट को और उसके बाद अपने रिलेशन उस हिसाब से बनाएं। फॉर एग्जांपल 1960s में इंडिया की जो ज़रूरतें थी आज वैसी नहीं हैं, तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह बदल लिया है। उन देशों के साथ संबंध बढ़ाए हैं जहाँ पर हमें इंटरेस्ट है, जहाँ उनका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट मैच कर रहा है, और वहाँ को कोशिश की है नए मार्केट्स पकड़ने की, जैसे आसियान या फिर यूरोपियन मार्केट्स पे ज़रा आजकल जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट इंडिया के ट्रेड इकोनॉमिकली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पूरे हो सकते हैं। चाहिए ये दिखाता है कि आईआर आप मूव करते हैं या आपकी पॉलिसी चेंज होती है जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से। अभी देखिए वर्ल्ड लीडर कौन है? यूएसए के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलाइज हैं और डाइवर्जेंट रिलेशंस है, मतलब हर देश के साथ इसके कुछ ना कुछ संबंध है। यूएसए, चाइना भी इसका दुश्मन माना जाता है, कॉम्पिटिटर, दुश्मन तो ना कहेंगे। $100 बिलियन से ऊपर की इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं। हालांकि कहने को राइवल या अब तो एनिमी की भी कैटेगरी मानने लग गए, पर इकोनॉमिकली वो भी रिलेशंस, वैसे इंडिया की भी चाइना के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं ट्रेड वाइज। तो दिखाता है कि यूएसए के एलाइज देखिए हर जगह है, यूरोप हो, एशिया हो, इंडियन ओशन हो, कई जगह कोई भी रीजन उठे। क्यों? क्योंकि वहाँ सिक्योर करना उस रीजन को अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशंस को बढ़ाना एक बड़ी पावर की निशानी होती है। इसलिए आईआर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पावर को आपको एक्सपेंड करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज बनाने पड़ेंगे। अब से यूएसए को कोशिश कर रहे हैं चाइना ओवरटेक करने के लिए, उसके लिए वन रोड वन बेल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत वो नए एलाइज और अपनी एक्सपेंशन करना चाह रहा है। वो एक इंडिकेशन है कैसे आईआर में एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर है फर्स्ट सेंचुरी एडी की। अब देखिए आज की बात नहीं इंटरनेशनल रिलेशन, अब फर्स्ट सेंचुरी एडी में देखिए ये इंडिया है, यहाँ चाइना है। तो अब देखिए रूट देखिए, ट्रेड रूट या भी जो भी है, अब इन सब के बीच में संबंध है। तो इंटरनेशनली चाहिए इधर यूरोप ही क्यों ना घुस जाए मेडिटेरेनियन के पार, या फिर आप अफ्रीका या एशिया के कंट्रीज़ को देखिए, तो ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा से रहे हैं और वो वाइटल रोल प्ले करते हैं एक देश की ग्रोथ में। पहले इंडिया एक बड़ा पावर माना जाता था शुरुआती क्षेत्र, मतलब मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के टाइम में, क्योंकि ट्रेड रूट्स काफ़ी थे और काफ़ी तगड़ा कच्चा माल या स्पाइसेस, काफ़ी मसाले की खपत या को उपजाया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन और मार्केट्स में। तो ये दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमने समझा आईआर क्यों इंपॉर्टेंट है, आईआर कैसे फ्लक्स मतलब मूव कर रहा है। अब जानते हैं नीड क्या है इसकी, क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशन की। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट अपने बढ़ाने है तो वर्ल्ड ऑर्डर मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से अपने संबंधों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनली इंटरेस्ट और पावर इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सारी नीड्स के हिसाब से अपनी रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी रिलेशंस। रिकैलिब्रेट मतलब जो पहले सिस्टम था आप उसको दोबारा चेंज करेंगे, किस देश के साथ क्या करना है, अपडेट कहाँ करना है, किसके साथ क्या नए आयाम बनाने हैं, किसके साथ आयाम कुछ घटाने हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर मैंने 2-3 बार बोला, वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अमंग द पॉलिटिकल एक्टर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब वैश्विक स्तर पर शक्ति और जो अथॉरिटी है वो किस तरह बटी हुई है, वो दर्शाता है वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब आज के टाइम में सबसे पावरफुल देश कौन से हैं, उनकी अथॉरिटी कितनी है, यूरोप में कौन सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है, किन के साथ ट्रेड इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो इंडिया के लिए या फिर किसी भी एक्स कंट्री के लिए, वो दिखाता है उस टाइम का वर्ल्ड ऑर्डर की। इंस्टीट्यूशंस में किसकी फंडिंग ज़्यादा है, कौन कंट्रोल कर रहा है फाइनेंसेस वर्ल्ड के, तो वो दिखाता है वर्ल्ड ऑर्डर। अथॉरिटी और पावर दोनों होने चाहिए, सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, वरना तो आप ईरान हो सकते हैं, पर उनके पास अथॉरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी जो यूएसए के पास है कि वो डिसीजन ले सकता है वर्ल्ड बॉडीज़ का। और इसको कोशिश कर रहा है काउंटर करना चाइना थ्रू अपनी बॉडीज़ बना के, चाहे वो AIIB हो या फिर आपका ब्रिक्स बैंक हो। तो ये सब दिखाता है कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ पे भी फोकस किया जाता है आईआर के लिए। मतलब आपको पावर अथॉरिटी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना होता है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा चल रहा है उस हिसाब से अपने रिलेशन चेंज करते हैं। अब देखिए कैसे चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, ये हम कैसे बता सकते हैं। इसका सिंपल जवाब है, क्या यूएसए 1990s में जैसा था आज वैसा है? क्या पावर इक्वेशन में चाइना के साथ कुछ बदलाव नहीं है? क्या इंडिया आज वैसा है जैसा 10 साल पहले था? इंडिया कहाँ हेड कर रहा है? वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और सबसे फास्टेस्ट थी कुछ समय तक, अभी भी शायद है। तो क्या वो इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग में उसका फ़र्क पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है। तो वो दिखाता है कि आईआर कैसे मूव कर रहा है और इंडिया उसी तरह से अपने रिलेशंस को चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है आईआर का कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ज़रूरत
इसलिए आईआर की आपके इंटरेस्ट जो है वो पूरा करने के लिए आईआर बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो। फॉर एग्जांपल ईयू आसियान, आसियान रीजन जो एशिया का रीजन था, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में उतने ज़्यादा ट्रेड पहले नहीं हुआ करता था। छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, इनके पास क्लाउड नहीं था, लेवरेज नहीं ले सकते थे, मतलब किसी बड़े देश के साथ ये ट्रेड करेंगे तो उनको नुकसान होता। तो उन्होंने अपना गठबंधन किया, एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप के साथ ही उन्होंने पैकेज डील की दुनिया के साथ। तो आज ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ एरिया है वर्ल्ड इंटरनेशनली। सो दिखाता है कि अगर आपका आईआर तगड़ा है, आपकी डिप्लोमेसी अच्छी है, तो आप किस तरह अपने लिए एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात अगर आती है, या फिर ईयू भी इसका एग्जांपल है सिक्योरिटी को लेकर या फिर ट्रेड को लेकर। जैसे ईयू इज़ मोर जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों है। आसियान बेसिकली इकोनॉमिकल एक ग्रुप है, ना कि सिक्योरिटी ओरिएंटेड ग्रुप नहीं है। तो अगर आप ईयू की बात करें तो वहाँ उनको सिक्योरिटी मिली, मतलब पहले कितनी जंगें होती थी, अब ईयू की उतनी जंग नहीं होती। तो यहाँ तक कि चाणक्य ने उस समय पहले भी अपने अर्थशास्त्र में मेंशन किया था कि मित्र राष्ट्र, मतलब दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपके अलायंसेस आपकी एम्पायर को स्टेबल बनाते हैं, मतलब उनके बिना आपकी एम्पायर स्टेबल नहीं होती है। तो वो भी आज भी वैलिडेटेड है। जितने ज़्यादा अलाइज होंगे उतनी आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, सिक्योरिटी पे खर्च कम आएगा और एग्जिस्टेंस पीसफुल हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल ईयू पहले कितना लड़ते थे, आजकल सब में एक कोऑपरेशन है, एलाइज हैं, तो अपने आप उनका खर्च घट चुका है, एक्सपेंसिव सिक्योरिटी में घट गए, इसलिए वो उसको यूज़ कर पाते हैं दूसरी जगह और डेवलप कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमीज़ को। सो ये दिखाता है कि आपके एलाइज जितने ज़्यादा होंगे आपकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे और ट्रेड इतनी आसानी से कर पाएंगे। और ये सब कैसे होगा, जब आपके पास एक रोबस्ट, मतलब एक बहुत ही तार्किक और सधी हुई अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस हो बाकी सभी राज्यों या देशों या फिर वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ। अब देखिए, अगर इवन नॉर्थ कोरिया की बात हम करें तो उसका भी एक आईआर है या एक संबंध है या डिप्लोमेसी है, चाहे वो चाइना को लेकर हो चाहे किसी को लेकर हो, ताकि एग्जिस्ट कर सके दुनिया में। तो कोई भी देश है, चाहे वो रोग स्टेट नॉर्थ कोरिया जैसा क्यों ना हो, एक पॉलिसी हमेशा रहती ही रहती है। अब देखते हैं कि पावर कॉम्पिटिशन की बात, जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इंडियन ओशन का एक चित्र देखते हैं। ये देखिए, यहाँ इंडिया के नेवल बेसिस हैं, ठीक है, ये सारे चाइना के नेवल बेसिस रेड वाले। अब देखिए, चाइना को नेवल बेसिस यहाँ क्यों बनाने थे, यहाँ उसको इसलिए बनाए थे कि अपना बैकयार्ड, मतलब अपने पड़ोस का एरिया सिक्योर कर रहा है वो, ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पोर्ट बनाए हैं, तो वहाँ इंडिया ने भी अपने अपने पोर्ट बनाए हैं, नेवल बेसिस, यहाँ यूएसए की नेवल बेस है, या इंडियन का लिसनिंग स्टेशन है, चाहे वो सेचुलीज में हो, मेडागास्कर या मॉरिशस में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे इंडियन ओशन में जहाँ से भी कच्चा माल गुजरेगा, इस पर निगरानी के लिए आपके वाटरवेज या आपके सीवेज, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं उसको, जिसको अनक्लॉज के तहत जो कंट्रोल किए जाते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब समुद्री मार्ग जहाँ से आपका मतलब माल या आपकी सामान की मूवमेंट होती है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर पायरेट्स बहुत हैं और ये हैं चोक पॉइंट्स। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी इंटरनेशनली मैरीटाइम एरिया में जहाँ पर चोक पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक छोटा सा भाग है किसी शिप को पास करने के लिए, तो आप यहाँ हल्की सी अगर आप जोर लगाएं तो आप इस एरिया को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंडिया चाहे, यहाँ अपने 2 शिप्स भेजेगा बड़े बड़े और ये इस एरिया को ब्लॉक कर देगा, तो इसके बाद यहाँ से सामान बाहर नहीं आ पाएगा, तो ऑयल की सप्लाई घट जाएगी और इस रीजन को वो पूरी तरह या ईरान या फिर या इराक या कुवैत जैसे रीजन्स को कम्प्लीटली आप कंट्रोल डोमिनेट कर सकते हैं उसके बाद, कि यहाँ से उनका सामान नहीं जा पा रहा। उसी तरह यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलक्का, जो चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी सिक्योरिटी का 70% जो उसका कच्चा माल है वो यहाँ से गुजरता है, तो उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है ये एरिया, ठीक है। और इसलिए उसने यहाँ ग्वादर में एक पोर्ट बनाया है, ताकि यहाँ से अपना सामान ले जाके सीधा वो वापस बाहर से पाकिस्तान ले जाके जा सके, पाकिस्तान के थ्रू चाइना। तो ये दिखाता है कि आपको इंटरनेशनल कंपटीशन के हिसाब से अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए हर जगह अपने संबंध बना के रखने पड़ते। अगर आपने मेडागास्कर के साथ संबंध नहीं बना तो आपका स्टेशन नहीं होगा, चाहे वो देश मॉरिशस इतना छोटा क्यों ना हो। आपका डायस्पोरा यहाँ पर है, काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन वहाँ रहती है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है सेचुलीज में। तो जहाँ जहाँ आपकी पॉपुलेशन है वहाँ पर आप इजीली एक पॉलिटिकल क्लाउड बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आईआर के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैं इसलिए इस तरह अभी मतलब बेसिक पॉइंट से बाहर जाके मेंस ओरिएंटेड कुछ डिस्कशन हो गया, क्योंकि अगर आपको आंसर आ गया कि वाई आईआर इंपॉर्टेंट या इंडिया ने क्या आईआर में कदम उठाया सिक्योरिटी को लेके या कुछ भी लेके, तो आप ऐसे देखेंगे कौन कौन से देश उस रीजन में आते हैं कि इंडियन ओशन में इंडिया का फ्यूचर क्या है। तो आप देखेंगे कौन कौन सा देश है, मालदीव्स आ रहा है, ठीक है, मॉरिशस या मेडागास्कर, जो भी इस रीजन के आसपास कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडिया के संबंध कैसे हैं, डायस्पोरा कहाँ मूव कर रहा है। तो आप उस तरह वहाँ पे आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता है कॉम्पिटिशन किसके किसके बीच में और आईआर कैसे मूव करता है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी। अगले में हम स्पेसिफिकली कंट्री बाय कंट्री पढ़ेंगे कि क्या क्या संबंध है और कैसे कैसे मैनूवर या उसकी मूवमेंट में चेंजेस आ रही है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था डायस्पोरा मतलब आपके देश की जनसंख्या जहाँ जहाँ मूव करती है, आपके संबंध उन देशों के साथ सुधर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सिख पॉपुलेशन का एक मैप है 2004 का, ये काफ़ी पुराना है, फिर भी मैंने इसको मूव किया। देखिए, ये जो इंडिया की सिख पॉपुलेशन है कहाँ कहाँ मूव कर रही है।
जहाँ जहाँ मूव कर रही है उसी उसी जगह पर आप देखिए कि इंडिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, या फिर कुछ यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ केनिया, तंजानिया, युगांडा, जहाँ हाल में इंडिया ने काफ़ी कोशिश की है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो दिखाता है कि आपका डायस्पोरा जहाँ जहाँ मूव करता है, पॉलिटिकल क्लॉट बढ़ती है, आपको वहाँ वहाँ अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने होते हैं, मार्केट बढ़ता है, उस हिसाब से अपनी इंटरनेशनल रिलेशन का फेज आउट करते हैं। तो ये एक इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैं हमने बताया कि IR क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। आप देखते हैं इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन कौन से, क्यों और कैसे हम IR को बनाते हैं। हमें पता है इंटरेस्ट ज़रूरी है इसलिए IR ज़रूरी है सिक्योरिटी या ट्रेड के लिए, पर फैक्टर्स क्या है जो डिटरमाइन करें कि आपका IR कैसे शेप होगा। अब बांग्लादेश और इंडिया एक जैसी पॉलिसी नहीं रख सकते, ठीक है। वेटिकन सिटी और इंडिया एक जैसी पॉलिसी नहीं रख सकते क्योंकि इनकी शेप अलग है, इनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। अब देखिए एक बड़ा फैक्टर होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब अगर आप एक ओशन बेस्ड कंट्री है, लेट्स से जापान, लेट्स से इंडिया, जहाँ पर एक लंबा समुद्री आउटलेट है आपके लिए, तो आपको ज़रूरी है कि आप पोर्ट बनाएं तगड़े, ताकि शिप्स आ सकें आपकी कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया का यहाँ ये निचला पोर्शन आप देखें, यहाँ श्रीलंका है, तो कोई डीप वाटर पोर्ट अभी इंडिया में है नहीं, तो जो बड़े बड़े बेड़े हैं वो श्रीलंका आते हैं, फिर यहाँ से छोटे स्मॉल से वो सामान हमारे पोर्ट्स में आता है। तो इसके लिए बड़ा सा एक डीप सी वाटर पोर्ट यहाँ बनने की कोशिश हो रही है, जो ताकि बड़े कंटेनर्स के साथ शिप्स आ सकें इंटरनेशनली। तो अभी जो श्रीलंका में या फिर सिंगापुर में जो हमारा माल आता है वो सीधा हमारे देश तक पहुँच पाए। इसका एग्जांपल है कि अगर क्योंकि हमारे पास सी रूट काफ़ी बड़ा है तो हम चाहते हैं इसका फ़ायदा उठाना। वहीं लेट्स से नेपाल, यहाँ पर एक छोटा सा देश है, नेपाल तो लैंडलॉक्ड है, तो उसकी पॉलिसी ये होगी कि भाई जो भी हमारा देश जो हमें पैसेज दे रहा है, ट्रांजिट रूट दे रहा है, उसके साथ संबंध अच्छे से अच्छे किए जाएँ, ताकि हमारा सामान ना रुके, कभी पंगा ना हो जाए। इस तरह का मंगोलिया जैसे एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इन कंट्रीज़ के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर रहता है क्योंकि उनके पास ट्रेड रूट आउटसाइड नहीं होता, तो वो उस देश के साथ ट्रांजिट रूट लेते हैं, मतलब लैंड रूट, जहाँ से वो उनके पोर्ट तक जाके अपना सामान बेच सकें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। अब आपकी ये भी पॉइंट है इकोनॉमी का साइज़ क्या है। अगर आप एक लार्ज या मीडियम इकोनॉमी है तो आप चाहेंगे कि आपका एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो काफ़ी सीधा क्लियर रहे और उन देशों के साथ संबंध बनाए जो बड़े मार्केट्स हैं, जहाँ आपका सामान बेच सके। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा कौतूहल है हर तरफ से कि इंडिया का मार्केट बड़ा है, तो अमेरिकन कंट्रीज़ हुई या फिर लेट्स से पिज़्ज़ा हट से लेके आपका मैकडोनल्ड से लेके सैमसंग, साउथ कोरियन, जापानीज, हर कंट्री इंडिया में आकर कंपनी इंडिया में सामान बेचना चाहते हैं क्योंकि मार्केट बड़ा है और इनकी इकोनॉमी में कैपेसिटी है। वहीं चाइना के पास कहा तो ओवर कैपेसिटी हो गई, जितनी ज़रूरत है उनसे ज़्यादा उनके पास अभी सरप्लस चल रहा है, तो वो चाहते हैं डंपिंग करना। तो वो एक लार्ज इकोनॉमी है। वहीं एक स्मॉल इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना है और उसके पास लेबर है, चीप लेबर है, पर जापान के पास लेबर चीप नहीं है, पर माल मतलब पैसे बहुत ज़्यादा कैपिटल है। तो वो कैपिटल बांग्लादेश आएगा, जापान हमारे पास आके इन्वेस्ट करे हमारे देश में, हमारे लेबर काम करेंगे, उसके बाद वो जो फाइनल गुड है जापान चाहे तो अमेरिका में बेच सकता है जहाँ उसका मार्केट है। तो उस हिसाब से ट्रेड इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी अपनी यहाँ पॉलिसी ओरिएंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़ा रोल प्ले करते हैं। मिलिट्री पावर क्या है, क्या आप आर्म्स इंपोर्टर हैं। अगर आप आर्म्स इंपोर्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप रशिया या इजराइल की तरह एक आर्म इंपोर्टर हैं, तो आपको इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे विशेष निगाह रखनी होगी जो कि आर्म्स के आर्म्स अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज़ जैसे इंडिया है उनके साथ आपके संबंध अच्छे हों, सऊदी अरब के साथ, जिनको आप सामान बेच सकें। अदरवाइज अगर आप एक आर्म्स इंपोर्टर कंट्री हैं जो आयात करते हैं, तो आप हथियार आयात करने वाले देश हैं भारत या पाकिस्तान जैसे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी सिक्योरिटी किस तरह एक देश के ऊपर ही निर्भर ना हो। जैसे इंडिया रशिया के अलावा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि सिर्फ रशियन आइटम होने के बाद क्या हो सकता है कि कई चीज़ें काम नहीं करती ठीक से, आप सीधा अमेरिका पे आश्रित नहीं हो सकते, वरना मोनोपोली हो जाएगी उसकी। कभी अपने एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आपके राइवल्स कहाँ हैं, राइवलरीज़ की बात हुई। वियतनाम के साथ पहले इतने संबंध इंडिया के नहीं थे, अब इंडिया वियतनाम संबंध सुधर रहे हैं, वो दिखाता है कि आपकी राइवलरीज़ का है, सिक्योरिटीज़ का है, उस हिसाब से। अब देखिए डायस्पोरा की बात मैंने की, जैसे पॉपुलेशन मूव करती है पीपल टू पीपल रिलेशंस अच्छे होते हैं, इसके हिसाब से आपकी IR संबंध आपके डिप्लोमेटिक संबंध बेहतर तरीके से वहाँ पे यूज़ हो पाता है। तो ये दिखाता है कि पॉपुलेशन जहाँ मूव करती है रिलेशंस उतने अच्छे होते जाते हैं। अगला पॉइंट है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब आपने हिस्टोरिकली उस देश के साथ कैसे संबंध रखे। फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल हमेशा एक अच्छा संबंध रहा है, अभी तक परपेचुअल फ्रेंडशिप टाइप रही है, अभी तक हमने वैसा फॉलो किया। भूटान का एग्जाम्पल लिया है, वैसे ही हालांकि वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं और इंडिया पे आश्रित है, इसलिए कहा जा सकता है। पर फॉर एग्जाम्पल USA की पॉलिसी हमेशा इसराइल के प्रति काफ़ी रियायत भरी रही है और सिक्योरिटी या ट्रेड सब कुछ प्रोवाइड किया इन्होंने। तो आज अगली कोई गवर्नमेंट आए वहाँ, तो उसको पहले देखना पड़ता है कि हिस्टोरिकली मेरी अप्रोच ये रही है, अचानक से आप उसको बदल नहीं सकते। UK और USA के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दोनों और दोनों एक एलाइज हैं। तो आप जब नई पॉलिसी बनाएंगे तो आप कंसिडर करेंगे ट्रेडिशनली क्या स्टैंस रहा है आपका किसी भी मुद्दे को लेकर, ठीक है। अगर इंटरनेशनली कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया है तो ईरान इराक में हमेशा
झमेला रहा, या सऊदी अरब, ईरान हमेशा राइवल कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी हिस्टोरिकल अप्रोच देंगे कि इसके खिलाफ काम करना है तो कैसे करना है। पॉलिसी उस हिसाब से बनती है, दोस्तों का दोस्त दोस्त या दोस्त का दोस्त दुश्मन, उस टाइप की बातें। आईआर में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमी नहीं रहता, सब कुछ इंटरेस्ट और नीड्स पर निर्भर करता है। तो हमने देखा आईआर की डिटरमाइन फैक्टर एक और पॉइंट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री है तो ऑफकोर्स उसका रुझान कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अच्छा होगा, कम्युनिस्ट है तो कम्युनिज्म की तरफ। ये बातें 1960s 40s 50s में ज़्यादा अच्छी थी, जब दो ग्रुप थे, दो ब्लॉक्स थे, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ अक्सर यूएसएसआर की तरफ रुख करती थी, और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या कुछ, और जो पूंजीपति राष्ट्र है जापान जैसे, वो सारे यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध रखते हैं। तो बीच की सोशलिस्ट कंट्रीज़ ने, इंडिया टाइप ने अपना एक नाम नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी ताकि वो किसी पावर ब्लॉक में ना जाए। इसके अलावा यार के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो कोई भी कदम उठाने से पहले सोचेगी कि उसकी पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, वो भी डिपेंड करता है। जैसे आपकी पॉपुलेशन में क्या, इंडिया इजराइल का संबंध देखिए, या फिर यूएसए इजराइल के रिलेशंस देखिए, जहाँ पर इंटरनल पॉपुलेशन यूएसए में काफ़ी ज़्यादा, ज्यूश पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहूदियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ, तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसी रखते हैं कि उनकी पैट काफ़ी लॉबिंग पावर काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं। एक इनमें से एक रीज़न है, ये प्राइमरी रीज़न नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो आप याद रखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब हिस्टोरिकल अप्रोच की हमने बात की, इंडिया का कॉन्सेप्ट था पूर्ण स्वराज। आप बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, और अगर इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और आप स्टैंड लेंगे प्रो पैलेस्टीन, क्योंकि आपने शुरू से ही बोला है आप डीकोलाइजेशन के खिलाफ हैं, आप कॉलोनाइजेशन के खिलाफ हैं, पूंजीवाद के खिलाफ है, उपनिवेशवाद के खिलाफ है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट वाला, तो हमेशा इंडिया ने इस रीजन में कम से कम इसराइल और पैलेस्टीन इशूज़ में हमेशा टू स्टेट थ्योरी की बात की, कि पैलेस्टीन एक अलग और इसराइल अलग, क्योंकि वो हिस्टोरिकल स्टैंड इंडिया का है। अब देखिए, अब हल्का चेंज हो रहा है, कि इंडिया की इंटरेस्ट और नीड्स बदल रही हैं, और यही आईआर का नियम है। लीडरशिप कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि लीडरशिप अगर कुछ ज़्यादा ही ओवर्ट है, मतलब खुल के सामने आने वाली है, लीडरशिप के पास ज़्यादा बहुमत है, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वो एक मिलिट्री रिजीम या जनता है, तो उसके पास अनंत शक्ति होंगी, तो काफ़ी तेज़ी से काम करा सके। जैसे चाइना एग्जाम्पल लिया जाए, तो जो उन्हें सिल्क रूट है, इतना तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं, कई और वर्ल्ड में कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अनलिमिटेड पावर अथॉरिटी है, जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो स्लो चलना पड़ता है। कभी कभी अगर आप यूएस है तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसा आदमी आ जाता है, तो सब आपको कंसिडर करके चलना पड़ता है। अगली बात आती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर लेट्स से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, म्यांमार एक आर्मी वाली कंट्री थी। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप पहले नहीं थे अच्छे, क्योंकि इंडिया कहना था कि आप एक मिलिट्री जनता है, या फिर राष्ट्र, वहाँ पर सैनिक शासन था। तो भारत ने कहा था कि एक सैन्य शासित मुल्क के साथ हम अच्छे संबंध नहीं रख सकते, या फिर हमारे संबंध काट के रखेंगे। पर अब वहाँ डेमोक्रेसी आ गई आंग सान सू की के बाद, तो इंडिया के काफ़ी संबंध सुधरे हैं, और पॉलिटिकल स्टैंड और जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है उसमें अब इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल रिलेशन में बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव है, हम आगे जब हम पर्टिकुलरली कंट्री टू कंट्री कवर करेंगे हमें पता लगेगा। तो आइए बढ़ते हैं, हाउ आईआर इम्पैक्ट्स नेशन, कैसे इससे एक देश पर प्रभाव पड़ता है। हमने पढ़ा क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। अब देखिए प्रभाव कैसे पड़ता है। डिप्लोमेटिक पावर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जितनी अच्छी आपकी डिप्लोमेसी होगी उतने आपके देश को फ़ायदा होगा। मैं दुनिया के 6 या 7 बड़े इंसिडेंट गिनाऊंगा ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर पाए क्वेश्चन में, आप समझ सकें कि आईआर में डिप्लोमेसी का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट था जब इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया एक गरीब देश था, और इंडिया ने कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने लिए एक दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता था। इंडिया को असिस्टेंस दोनों तरफ से चाहिए था, क्योंकि इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। इंडिया ने कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया को दोनों साइड से असिस्टेंस मिली। चाहे वो यूएसएसआर ने कुछ प्लान्स बनाए इंडिया के लिए, चाहे यूएसए या यूके ने भी कई हद तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, और इंडिया ने हालांकि इकोनॉमिक मॉडल यूएसएसआर का फॉलो किया, पर कभी भी असिस्टेंस यूएसए या जापान से लेने में मना नहीं किया। तो वो दिखाता है कि कैसे आपकी डिप्लोमेसी आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। 1970s में इंडिया ने यूएसएसआर प्रो पॉलिसी अपनाई थी, जो उस समय की इसकी सिक्योरिटी के हिसाब से ज़रूरी थी। अब अगला बात करते हैं ट्रेडिशन, जैसे ईयू के मेंबर्स की मैंने बार बार बात की। ईयू के समय पहले वो लोग लड़ते थे, आजकल एक बड़ी यूनियन बन चुके हैं। हाल में ब्रेक्जिट के बाद अब फ्यूचर फिल खतरे में है, पर आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं ईयू का कि किस तरह इम्प्रूव, आसियान अब रीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। RCEP जो इंडिया भी अभी इसमें बात कर रहा है, इसमें आसियान +6 की बात चल रही है या 4 की बात चल रही है, जो भी, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ मिलके अब आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहती है, जैसे TPP पहले होना चाहा था अमेरिका और उधर की कंट्रीज़ के बीच में। ये दिखाता है कि अगर आप आईआर या डिप्लोमेसी को ठीक से उपयोग करें तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल एक और देता हूँ, क्यूबन क्राइसिस 1962 के पास की बात है। यूएसएसआर में लगभग एक न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली थी, पर ड्यू टू अ ग्रेट डिप्लोमेटिक एक्शन,
जो बहुत ही सही समय पर उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, बात हुई और बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई। दोनों समुद्री बेड़े आपस में खड़े थे, अटैक होने वाला था और जस्ट तभी उन्होंने इसको रोका। और क्योंकि यहाँ यूएसएसआर के शिप फ्लोरिडा के पास पहुंच चुके थे और वहीं यूएसए ने भी जो ईस्ट यूरोप के एरिया के पास अपने न्यूक्लियर हथियार लगा के अटैक करने ही वाला था। और इससे भी अच्छा एग्जांपल है 1972 में यूएसए चाइना री अप्रोचमेंट। मतलब पहले चाइना 1970 से पहले प्रो यूएसएसआर रहा करता था क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट रिजीम थे और यूएसए के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं थे। पर 1972 में हेनरी किसिंजर जो वहाँ के एनएसए थे, उन्होंने काफ़ी तगड़ी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स लगाई और वहाँ पे रिश्तों में एक बहुत ही भयंकर रूप का सुधार हुआ। और प्रेसिडेंट निक्सन जब चाइना गए, कहते हैं वन ऑफ द वाइटल टर्निंग पॉइंट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि कहा जाता है 1970s में यूएसएसआर काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा था, उसके अलाइज बढ़ रहे थे। लेट्स से इंडिया ने भी साइन कर लिया था उसके फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो निक्सन की चाइना विजिट ने पूरी इक्वेशन को वर्ल्ड का बदल दिया कि चाइना ने एक टिल्ट हल्का अमेरिका की तरफ हो गया और जो उनके बीच में एक दुश्मनी सी थी वो काफ़ी बदल गई, जो दिखाता है कि डिप्लोमेसी क्या कमाल कर सकती है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, अब ईयू के अंदर खुश तरीके से वो रहने लग गए, काफ़ी समय तक रहे। अभी ईयू टूटने ही वाला है, आई गेस आफ्टर ब्रेक्जिट फ्यूचर थोड़ा ब्लीक है। 1962 में इंडिया ने वॉर सप्लाईज इसराइल से ली, 1971 में इंडिया ने सप्लाईज यूएसएसआर से ली, जो दिखाता है इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कितना तेज़ रोल प्ले किया। हालांकि 62 में कुछ ग्लिचेस हुए थे कि इंडिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, पर 1971 में इंडिया ने यूएसए जो कि प्रो पाकिस्तान था उस टाइम में, उसको समेटने के लिए यूएसएसआर के साथ संबंध बनाया। तो दिखाता है कि डिप्लोमेटिक एक्यूमेन अगर आपके अंदर है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमने देखा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका अच्छे 4-5 एग्जाम्पल हो गए। इसको आप आईआर के क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं मेंस में। अब अगला पॉइंट आता है आईआर, इंडियन अप्रोच एंड पिलर्स। इंडिया की अप्रोच रही है इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू। अब इन अप्रोचेस को मैंने काफ़ी डिटेल में बात नहीं की है, ऊपर से अप्रोच की बात करूंगा क्योंकि आगे आपको सिर्फ है बैकग्राउंड देने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। देखिए 4 पार्ट्स आते हैं, मैंने कन्वीनियंस के लिए अपने इसको डिवाइड कर रखा है ऐसे। पहले नेहरूवियन पीरियड, फिर पोस्ट 1962 या नाम पीरियड, फिर आता है थर्ड पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड या चौथा ग्लोबलाइज एरा पोस्ट 2000। मैंने अपने हिसाब से बांटा है, अपने हिसाब से बांट सकते हैं ऐसा समझने के लिए। नेहरूवियन पीरियड में क्या था, बैकग्राउंड क्या था, इंडिया हाल में आज़ाद हुआ था, इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बुरी हालत में थी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बर्बाद था, अनाज आपको इंपोर्ट करना था, असिस्टेंस चाहिए थी, हर जगह पर बेस बहुत कम थी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अब असिस्टेंस चाहिए, आप वॉर में नहीं जा सकते, पाकिस्तान ने 2 बार हमला कर दिया, पार्टीशन का टर्मोइल था, बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे। तो आप क्या चाहेंगे पहले कि आप चाहेंगे भाई ये सब इतने सारे झमेले हैं और हम क्या जंग करने जाए? नहीं। तो वो इंडिया ने कोशिश की कि अपने बॉर्डर सिक्योर करें, जो बाकी के देश थे, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो यूके हो गया, जिससे हाल ही में इंडिया को आज़ादी मिली थी। ब्रिटेन के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गई, चाइना, भूटान, नेपाल, छोटे मोटे देश सारे जितने भी थे सबके साथ। ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ तो कुछ अलग ही समस्याएं थी, पर इंडिया की तरफ से हमेशा कोशिश की गई संबंध सुधारें ताकि अपनी इकोनॉमी पर खर्च किया जा सके और मदद लेकर या ग्लोबल रोल प्ले कर इंटरनेशनली भी अपनी शक्ति और अपने पोजीशन के हिसाब से कार्य करें। एक बहुत फेमस कोट है लॉर्ड कर्जन का कि इंडियन ज्योग्राफी विल फोर्स इंडिया टू प्ले अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। भारत का जो भूगोल है वो ऐसा है कि निश्चित है कि भविष्य में भारत को एक बड़ा ही रोल अदा विश्व में करना पड़ेगा, जो करने की शुरुआत से कोशिश भारत में रही है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई या नाम की शुरुआत में इंडिया की वजह से हुआ, वेस्ट के साथ रिलेशन सुधारे और यूएसएसआर के साथ भी रिलेशन अच्छे रखे, साउथ साइड कोऑपरेशन पे फोकस किया, यूएसएसआर मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, डीकोलोनाइजेशन पे एक्सटेंड लिया कि हम उपनिवेशवाद के खिलाफ है, पंचशील एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस आया, प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड लिया, कोरियन क्राइसिस में एक बड़ा सा रोल प्ले किया था इंडिया ने। कोरियन क्राइसिस क्या हुआ था, कोरिया पेनिनसुला पे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में बड़ी जंग हुई थी, जहाँ पे साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न पावर्स, यूएसए और यूरोप, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे चाइना और यूएसएसआर, जहाँ पर इंडिया ने पीस ब्रोक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आप सोचिए, कंट्री जो खुद भी इतनी गरीब है, 50s में जाके आप कोरिया के साथ इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस आप सॉल्व करने में मदद करें तो आपकी क्या पहुँच होती है। तो वो दिखाता है कि थर्ड वर्ल्ड लीडर का रोल इंडिया प्ले करने लग गया था और एक तरह से फोकस था इकोनॉमी पर और कोऑपरेशन इंप्रूव करने पर। अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं जो थी कि पार्टीशन के बाद स्टेट बनने दंगे वंगे होते रहते थे, उनको सुधारना और वहाँ फोकस किया, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का संबंध सुधारे। तो ये सब दिखाता है कि कैसे इंडिया ने कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो सके। तो फोकस कहाँ था, सिक्योरिटी पे कम था, इकोनॉमी पे ज़्यादा था, मूवमेंट, ट्रेड या वर्ल्ड ऑर्डर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे फोकस था। 1962 के बाद इंडिया के रिलेशनशिप, अब देखिए 1962 के ट्रेंड थे नेहरूविन पीरियड के, पर 1962 ने सब कुछ बदल डाला। इंडिया को तगड़ा झटका लगा, 1965 में पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया, 62 में इंडिया बुरी तरह हारा, एक कैप्चर चाइना ने एरिया कर लिया और नेहरूविन पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और फिर इंडिया ने अपनी पॉलिसी को सही मायने में बदला।
1962 के बाद इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब पीरियड से गुजरे। 1962 से पहले के टाइम में क्या था, इंडिया को सप्लाई, वॉर सप्लाईज कुछ हद तक यूएसए ने भी किया था, कुछ हद तक इसराइल ने भी किया था। यूएसए और इसराइल एक ही चीज़ है एक तरह से, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑफकोर्स दे आर ऑलमोस्ट एलाइज एवरीवेयर। यूके ने सपोर्ट किया था। क्यों किया था ऐसा? 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना था। चाइना वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, मतलब आइडियोलॉजिकली। तो इन्होंने सोचा कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए यूएसए वगैरह इंडिया के सपोर्ट में है। पर 1965 और 1971 में अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ झुक गया। वाई आफ्टर 1962 अमेरिका वेंट टुवर्ड्स पाक? क्योंकि पाक ने सेंटो ज्वाइन कर लिया था, या फिर बगदाद पैक्ट। देखिए 1960s के बाद अफगानिस्तान रीजन में रशिया अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करने लग गया, जहां और मिडल ईस्ट में काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ा लिए थे उसने। तो इसलिए अमेरिका चाहता था कि अपने इंटरेस्ट उसके अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में सिक्योर रहें, जिसके लिए उसने अपना प्रो पाकिस्तान टिल्ट कर लिया। चाइना अमेरिका आइडेंटिटी 1971 में साइन हो चुका था, दोस्ती बढ़ रही थी। तो इंडिया को पता चल रहा था कि भाई आगे जाकर हमारे लिए कोई सहयोग करने नहीं आएगा। तो इंडिया ने रीअप्रोचमेंट की यूएसएसआर के साथ, जिसने कश्मीर पर काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने कि वहाँ कश्मीर इंडिया का पार्ट है, जबकि वेस्ट ने ऐसा स्टैंड कुछ क्लियरली लिया नहीं। तो इंडिया ने ऐसा ट्रीटी साइन किया 1971 में, वो था इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। उसी टाइम में PL-480 इंपोर्ट्स की बात थी, जो इंडिया को काफ़ी ख़राब अनाज यूएसए से मिला और इंपोर्ट रोक लिए इन्होंने, इंडिया में नहीं आने दिया एक्सपोर्ट। तो इसलिए इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन में काम स्टार्ट किया और इंडिया को लगा पहले आपको खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ और कर सकते हैं। इंडिया ने सोवियत टिल्ट लिया, पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी यूएसएसआर प्रेशर में नहीं आने दिया। इंडिया ने टिल्ट था, मतलब मदद थी, एक ट्रीटी थी, पर कई जगहों पर यूएन में या फिर कई जगह जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की, मतलब उसके ऊपर मतलब आश्रित नहीं थे। भारत की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल मोटिव था। तो ये दिखाता है कि 1962 के बाद कैसे इंडिया ने अपने ट्रेंड्स को चेंज किया यार, मैं देखते हुए कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या। आप देखिए आज की कंपेयर करते हैं 1967 से लेट्स से 2016 को, तब इंडिया में क्या था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू ग्रोथ मतलब 4% ही ग्रोथ रेट, 3 से 4%। एक टर्म था कि इंडिया इतना बड़ा है फिर भी 3 से 4% से कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। पर अभी इंडिया अराउंड 7.6 के आसपास बढ़ रहा था, हाल में 8-9 तक गया था। वो दिखाता है कि अब ग्रोथ रेट आगे हो चुकी है। इंडिया इज़ द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो दिखाता है कि आज की पॉलिसी आप 62 या 67 के हिसाब से नहीं कर सकते। सॉरी, ये नक्शा यहाँ से इंडिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया की पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, IR चेंज हुआ, पॉलिसी चेंज हुई, उस हिसाब से आज के रेट पे आप आज के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। हम अब लीडिंग इकोनॉमी, हमें अपना एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए, हमने इस रीजन को फोकस किया, हमने इस रीजन में फोकस किया, हम साउथ अमेरिका में फोकस कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हमारे अच्छे संबंध हैं इन कंट्रीज़ के साथ। तो इसी तरह आप इकोनॉमी की साइज़ बढ़ रही है तो ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं और खुल के सामने आ रहे हैं कई मामलों में। अब देखिए 1990s में क्या हुआ, USSR का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ USSR। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी था, वॉर इंपोर्ट्स, हथियार सब कुछ देता था, वही नहीं रहा। तो अब हम ट्रेड कहाँ करें, किससे संभालें? तब इंडिया ने शिफ्ट किया साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अपना फोकस, लुक ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के फोकस किया, जिन्होंने अपने ग्रुप में काफ़ी तेज़ी से विकास किया था। वहाँ पर टाइगर इकोनॉमीज़ थी, सिंगापुर टाइप्स, जिन्होंने बहुत जल्दी से अपने GDP में ग्रोथ किया। तो इंडिया ने वहाँ फोकस किया, मार्केट को रीओरिएंट किया और कोशिश की कि वो गलती दोबारा ना हो कि किसी पर आप ओवरली आश्रित ना हो पाए। इसलिए आज इंडिया के संबंध USA, USSR या फिर रशिया या इजराइल या फिर फ्रांस के साथ ऐसे नहीं है कि एक ही के साथ है, सबसे इम्पोर्ट है, सबके साथ संबंध, ताकि किसी एक पर सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डाले, ताकि नॉट ऑल एग्स आर नॉट इन द सेम बास्केट, ताकि इंडिया के पास लेवरेज रहे, ठीक है। 1990s के बाद क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स हुए, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन हुआ और इन प्राइवेटाइजेशन, लिक्विडाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वेस्टर्न रिलेशंस काफ़ी सुधरे 1990s के बाद और इंडिया की ग्रोथ रेट तेज़ी से आएगी और बढ़ी। अराउंड 8-9-10% तक की ग्रोथ रेट इंडिया ने टच की, 10 तो नहीं कहेंगे, 8-9% की एवरेज ग्रोथ रेट रही अगले 20 सालों तक। और इंडिया ने रिलेशंस को डाइवर्स किया, मतलब किसी एरिया को छोड़ा नहीं, मतलब जैसे साउथ ईस्ट एशिया छोड़ दिया, साउथ अमेरिका, हर जगह संबंध तेज़ी से बढ़े। क्योंकि देखिए 1962 तक क्या था, पहले फेज में जो ने बात की, इंडिया ने इंटरनेशनली बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद इंडिया ने अपने एरिया में फोकस करना स्टार्ट किया कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी देखें, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स देखें। पर 90s के बाद फिर इंडिया के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लौटी, तो इंडिया ने वही सब करना स्टार्ट किया, मतलब अपनी पैर जमाने स्टार्ट किए। अब पोस्ट कोल्ड वॉर या LPG रिफॉर्म जब यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था, मतलब USA एक लौती शक्ति बन के उभरा, तो भारत ने नए अलायंस बनाए और अप्रोच किया US को, उसके साथ संबंध सुधारे। और जो
हमारी जो डायस्पोरा की मूवमेंट थी, काफ़ी लोग बस रहे हैं इंडिया में और ये बसने स्टार्ट हो गए थे, इसकी वजह से भी काफ़ी डिफरेंस आया। वहाँ की लॉबी इंडिया की स्ट्रांग हुई, नए ट्रेड रूट्स इंडिया ने खोजने की कोशिश की, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, उस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को उस तरह पेश किया कि आप आगे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप कैसे काम करेंगे। इमर्जिंग इकोनॉमीज और एशियन टाइगर इकोनॉमीज के साथ संबंध सुधारे। ऑयल कार्टल्स, ओपेक वगैरह भी काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे थे, क्योंकि अब ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का दबदबा होने लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ऑयल आज की डेट में। तो इंडिया ने वहाँ भी एक अच्छा संबंध सुधारने की कोशिश की। तो एक ट्रेंड देखिए कि 1960 लेट्स से 1990s के आसपास आप इंडिया की हिस्ट्री या रिलेशंस पे लिखें, तो आप ऐसे किसी भी देश के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आप ऐसे लिखेंगे इंडिया की 60s में क्या रिलेशन थे, फिर 70s में क्या थे, फिर 90s में क्या थे, और प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ताकि एक क्लियर कट आंसर का फ्रेम आ जाए। मैं इसलिए बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है पोस्ट 2000 या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, फोकस एरियाज क्या क्या थे इंडिया के। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया, इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले करना स्टार्ट किया, लीडिंग रोल इन ब्रिक्स, इन इब्सा, इन AIIB या फिर, और वहीं कन्फ्लिक्ट भी आए, OROB, वन रोड वन बेल्ट, जो चाइना का राइज है साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में, जो उन्होंने जमकर तबाही मचानी स्टार्ट की है। तो अब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। 90s में क्या था, यूनिपोलर मतलब एक शक्तिशाली एकलौता सुपर पावर, अब मल्टीपोलर कई सारे पोल्स बन रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्राइमरी हो गया, सिक्योरिटी के बजाय हमने अब इकोनॉमी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ऑफकोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर प्राइमरी फॉर नाउ फॉर इंडिया, क्योंकि हमें गरीबी मिटानी है, डेवलपमेंट करना है, और वर्ल्ड इकोनॉमी अब इंटरडिपेंडेंट हो गई है। इंटरडिपेंडेंट मतलब सब सबके ऊपर आश्रित है। कल चाइना, अब डोकलाम में जो इशू चल रहा है, चाइना अटैक करने की धमकी दे रहा है, पर वो करेगा नहीं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली $100 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी आपकी है, वो बर्बाद हो जाएगी। अब इतना वीवो, ओप्पो, ये फ़ोन देखिए आप, फ़ोन कंपनीज हो गई, ह्यूआई, इतनी सारी कंपनी, इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है, फिर उनका क्या होगा। इंडिया की कंपनी से चाइना में इन्वेस्ट किया है, इतने पटाखे, ये वो सारा सामान आता है चाइना से, फिर उनका क्या होगा। इंडिया से माल जाता है, उसका क्या होगा। तो वॉर इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन। अगर पाकिस्तान वाला हाल नहीं है जहाँ पर आपका फुल फोकस सिर्फ लड़ाई पर ही है, तो अदरवाइज़ तब दिक्कत है। अदरवाइज एक सेन, मतलब से कहते हैं रैशनल स्टेट एक्टर अगर है, तो वो वॉर से ज़्यादा इकोनॉमी प्राइमरी हो गई है इंडिया के लिए। सिक्योरिटी इज़ अ ग्रेट कंसर्न, बट इकोनॉमी इज़ प्राइमरी कंसर्न इन टर्म्स ऑफ IR। तो इसलिए आप वर्ल्ड ऑर्डर में जहाँ भी देखेंगे इंडिया ने इसी पे फोकस किया हुआ है। आइडियोलॉजी वॉजियोलॉजी सब पीछे हट गए और ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ इशूज़ हैं जिस पे आप फोकस करें, तो आप सोचने के लिए सिर्फ कि आप सोचिए इंडिया चाइना में, अफ्रीका में एक रेस चल रही है इंडिया चाइना के बीच में, क्या हो सकता है, क्या ऐसी रेस है और कैसे, आप बिना कुछ जाने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार सोचें। आपने देखा फ्रेम ऐसा था, क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ मौसम का क्या हाल है, मौसम प्रोजेक्ट जो इंडिया ने किया था क्या डिफरेंस है। ग्रेट गेम जो मिडिल ईस्ट में चल रही है वो क्या है। साउथ चाइना सी या फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी कैसे बदल रहा है चाइना। मल्टीलैटरल मॉडल टू मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है। नॉन स्टेट एक्टर्स IR में क्या होते हैं, इनका क्या रोल है। ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ एक बार आप इस पर दिमाग लगाएं, कि हम इसको आगे कवर करेंगे। मतलब जैसे नेक्स्ट हम टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे, कंट्री बाय कंट्री, तो कोशिश करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ ख़त्म की जा सके। और ये मेन फोकस एरिया होगा हमारा IR को ख़त्म करने का। और आप अपने व्यूज़ और जो भी आपको कमेंट्स डालने हैं, आप हमारे वेबसाइट पे onlyis.com पर जाकर कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, या फिर आप पर कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। सब्सक्राइब कीजिए। और क्या आपको चाहिए IR में इम्प्रूव करने के लिए, प्लीज़ डू टेल मी।